नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद सत्र में खड़गे के दांव से मोदी के साथ हुए खेल की, शिंदे उद्धव विवाद में सुप्रीम कोर्ट के रुख की, बात करेंगे अडानी मामले की जांच कमेटी पर उठे सवालों की, सत्यपाल मलिक के निशाने पर आए पीएम मोदी की, साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे चुनाव आयुक्त बिल को लेकर दबाव में आई मोदी सरकार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले पूरा देश जल्द चुनाव कराना चाहता है, हम इंतजार कर रहे हैं, जितनी जल्दी चुनाव हो उतना अच्छा है। मध्य प्रदेश रैली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा राज्य में पैसे की कोई कमी नहीं है, शिवराज सरकार ने जनता को लूटा है। ईडी समन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का दिया आदेश। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 241 अंक लुढ़क कर 67,596 पर हुआ बंद, निफ्टी 59 अंक फिसलकर 20,133 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पुरानी संसद में कार्रवाई का आज आखिरी दिन था। 19 सितंबर से संसद की कार्रवाई नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी। पीएम मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट का भाषण दिया, तो वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी को आईना दिखाया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद का विशेष सत्र सोमवार 18 सितंबर से शुरू हुआ। संसद के पुराने भवन में यह अंतिम बैठक थी और बैठक के बाद कार्रवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। 19 सितंबर से संसद की बैठक नए भवन में होगी, लेकिन इससे पहले पुराने संसद भवन में फोटो सेशन होगा। फिर सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम होगा। लोकसभा की बैठक 1:15 पर और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:15 से नए संसद भवन में शुरू होगी। 20 सितंबर से नियमित संसदीय कार्य नई बिल्डिंग में होंगे। 22 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में 8 बिलों पर चर्चा होनी है। सत्र के पहले दिन संसद की 75 सालों की यात्रा के दौरान उसकी उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने पहली बार सदन में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कामों को याद कर उनकी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी पंडित नेहरू को याद कर कहा कि वो विपक्ष को सम्मान देते थे, उनके सवाल सुनते थे और जवाब भी देते थे। लेकिन आज विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, जबकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी होता है। पीएम के नेहरू की तारीफ करने पर सपा सांसद एचटी हसन ने कहा, हमने पहली बार पीएम मोदी के मुख से नेहरू की तारीफ सुनी। उन्होंने देश को उस वक्त संभाला था जब हम साइंस तकनीक में कहीं नहीं थे। तो राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज क्या हो रहा है। पीएम संसद में कम ही आते हैं और जब आते हैं तो इसे एक इवेंट बनाकर चले जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस विशेष सत्र में बुधवार को सरकार महिला आरक्षण विधेयक पेश कर सकती है। इसके अलावा कुछ चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं। संसद में दिए पीएम मोदी के भाषण से ज्यादा चर्चा खड़गे की हो रही है। चर्चा में तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शिंदे के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को सख्त निर्देश दिया है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी अब एक हफ्ते की मेहमान रह गई है। उनकी अयोग्यता पर अब विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर हफ्ते भर में फैसला सुना सकते हैं और ये माना जा रहा है कि फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ आना है, क्योंकि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जब विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले की सुनवाई करने को कहा था, तो ये भी साफ कर दिया था कि चीफ व्हिप शिंदे गुट का मान्य नहीं होगा, उद्धव गुट का ही चीफ व्हिप मान्य होगा और व्हिप का उल्लंघन करने पर ही शिंदे और उनके साथ के विधायकों को नोटिस दिया गया था। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान दिखाना होगा। वो कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाल सकते। हमने 11 मई को फैसला दिया था। स्पीकर को उचित अवधि के अंदर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने को
कहा था। उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने क्या किया? 56 विधायकों के खिलाफ कुल 34 याचिकाएं हैं। हम विधानसभा स्पीकर को निर्देश देते हैं, सभी याचिकाएं 1 हफ्ते के अंदर सूचीबद्ध करें। अब और देरी स्वीकार नहीं है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यहाँ तक कह दिया कि विधानसभा स्पीकर 10वीं अनुसूची के अनुसार एक न्याय अधिकरण है। एक न्याय अधिकरण के रूप में वो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र के तहत उत्तरदायी है। स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा। कोर्ट की सख्ती के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि शिंदे सरकार संकट में फंस गई है। सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनके साथ के 16 दूसरे विधायक ही नहीं, बल्कि शिंदे गुट के सभी 40 विधायकों की सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि इसी महीने शिंदे को अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी महाराष्ट्र में शिंदे सरकार जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से साफ है कि शिंदे की कुर्सी संकट में है। संकट में तो गौतम अडानी भी नजर आ रहे हैं। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि इसकी जांच के लिए नई विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए, जिसमें वित्त, कानून और शेयर बाजार से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। देखते हैं ये रिपोर्ट। इस साल जनवरी में अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप में हो रही गड़बड़ियों का खुलासा किया था, जिसे लेकर शेयर बाजार में हड़कंप मच गया और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। संसद में सुप्रीम कोर्ट तक इसकी गूंज सुनाई दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को जांच के लिए 6 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। रिटायर्ड जज A.M. सप्रे की अगुवाई वाली इस कमेटी में जस्टिस J.B. देवघर, O.P. भट्ट, M.V. कामत, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेशन शामिल थे। कमेटी ने करीब 2.5 महीने बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी, जिसमें अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी गई। लेकिन अब ये कमेटी सवालों में घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी के 6 में से 3 सदस्यों पर अडानी के हित में काम करने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाली अनामिका जायसवाल ने कहा कि एक्सपर्ट पैनल में O.P. भट्ट, K.V. कामत और वरिष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेशन को शामिल नहीं किया जाना था। ये हितों में टकराव का मामला भी है। O.P. भट्ट वर्तमान में एक प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ग्रीनको के चेयरमैन है। ये कंपनी अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी में काम कर रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि K.V. कामत 1996 से 2009 तक ICICI बैंक के चेयरमैन थे और इनका नाम ICICI बैंक धोखाधड़ी के मामले में CBI की FIR में भी दर्ज था। इस मामले में ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ वकील सुंदरेशन सेबी बोर्ड सहित कई मामलों में अडानी ग्रुप की तरफ से पैरवी कर चुके हैं। ऐसे में जिस जांच दल में बहुमत ऐसे लोगों का हो जिन पर संदेह हो, उनकी रिपोर्ट भी संदेहास्पद मानी जाएगी। याचिकाकर्ता ने नए सिरे से जांच कमेटी गठित करने की मांग भी की है। अडानी मामले की जांच करने वाली कमेटी सवालों में है। सवालों में तो पीएम मोदी भी हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। मलिक ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पूरे देश में नूह जैसी हिंसा भड़काने वाले थे। और क्या कुछ कहा है मलिक ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं और इन सरगर्मियों को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने और बढ़ा दिया है। दरअसल सीकर के SK ग्राउंड में जाट मुस्लिम मेघवाल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि नूह में हुआ सांप्रदायिक टकराव सरकारी और प्रायोजित था। केंद्र सरकार इसे अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, आगरा, भरतपुर और जयपुर तक फैलाना चाहती थी, लेकिन किसानों ने उनका साथ नहीं दिया तो ये टकराव ज्यादा नहीं फैला। ये अब भी ऐसे ही कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में पीएम मोदी गए तक नहीं। मेरे पैरों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, लेकिन मैं इनको हटाने के लिए जगह जगह जाऊंगा। ये बहुत खतरनाक, निर्दयी और दुष्ट लोग हैं। इनको हटाना आपका कर्तव्य है। अगर ये सरकार नहीं बदली तो इस देश में खेती, फौजी और जो भी कुछ अच्छा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूर्व राज्यपाल ने सम्मेलन के बारे में कहा कि अब ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है, क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि देश में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें। अब सरकार दिल्ली में मोदी की नहीं बनेगी। पुलवामा मामले में भी केंद्र सरकार के कारण ही जवानों की जान गई थी, क्योंकि इन्होंने जवानों को हवाई जहाज नहीं दिए थे। मलिक ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 महीने तक जवानों की एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही। अगर मुझे हवाई जहाज देने के लिए कहते तो मैं ही दे देता। मैं तो वहाँ परीक्षा के लिए लड़कों को हवाई जहाज दे देता था। सत्यपाल मलिक के इन आरोपों से बीजेपी में हलचल तेज है। हलचल तो एनडीए में भी तेज है। इंडिया गठबंधन का दबाव अब एनडीए पर साफ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही है तो दूसरी तरफ एनडीए से उसके मजबूती सहयोगी दूर हो रहे हैं और अब एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़े दल ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं
ये रिपोर्ट। सनातन धर्म को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बीजेपी की मुसीबत बढ़ाता दिखाई दे रहा है। एक और पीएम मोदी सनातन के सहारे वोट जुटाने की कोशिश में हैं, तो पीएम की कोशिश में उनके सहयोगी दल ही सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी AIADMK ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है। पार्टी एनडीए से अलग हो गई है और ये सब सनातन को लेकर चल रही बयानबाजी के चलते हुआ है। AIADMK नेता डी जयकुमार ने ऐलान किया है कि बीजेपी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बयान मेरा निजी बयान नहीं है, बल्कि ये पार्टी का अधिकृत बयान है। हम लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं। जयकुमार ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए कहा वो बीजेपी अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है और चाहते नहीं है कि AIADMK और बीजेपी का गठबंधन हो। हाल ही में अन्नामलाई ने कहा था कि 1950 के दशक में अन्नादुरई ने भी सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी। अन्नामलाई के इस बयान पर AIADMK ने कड़ी नाराजगी जताई। AIADMK नेताओं ने कहा कि अन्नामलाई ने जानबूझकर अन्नादुरई का अपमान करने की कोशिश की है। उन्हें अन्नादुरई की राजनीति और उनके ज्ञान की समझ नहीं है। दरअसल सनातन धर्म के विरोध में सबसे पहली आवाज तमिलनाडु से ही उठी थी और बीजेपी की सहयोगी AIADMK को भी एहसास है कि अगर इस मामले में वो बीजेपी के साथ जाएगी तो राज्य की राजनीति में उसका जबरदस्त नुकसान हो जाएगा और पहले से ही डीएमके के सामने कमजोर हो चुकी AIADMK और कमजोर हो जाएगी। ऐसे में AIADMK पहले से ही बीजेपी गठबंधन तोड़ने की तैयारी में थी और जैसे ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने द्रविड़ नेता अन्नादुरई के खिलाफ टिप्पणी की तो AIADMK को मौका मिल गया। एनडीए का आकार छोटा हो रहा है तो एमपी में बीजेपी का दायरा घट रहा है। एमपी विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। चुनाव आयोग अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है, लेकिन इस बीच बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला भी जारी है। आज 2 सीनियर नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वहीं कांग्रेस ने मामा जोन नाम से एक पोस्टर रिलीज किया है। इस पोस्टर से शिवराज बुरी तरह से घिरे नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। आज विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मामाजोन नाम से एक पोस्टर रिलीज किया। ये पोस्टर अमेज़न की तर्ज पर है। अमेज़न पर जैसे सब चीजें डिस्काउंट पर मिलती हैं, वैसे मामाजोन पोस्टर में सीएम शिवराज की तस्वीर दिखाई गई है और लिखा है यहाँ सब कुछ मिलेगा, सरकारी नौकरी, टेंडर और ठेके सिर्फ 50% कमीशन के साथ। यानी कांग्रेस ने एक बार फिर सीएम शिवराज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है। वहीं आज इस पोस्टर के साथ बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे इंदौर के चर्चित नेता प्रमोद टंडन ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इंदौर की राव विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के नेता दिनेश मल्हार ने भी टंडन के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रमोद टंडन ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से कहा कि कुछ तो कारण रहा होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। खबरों के मुताबिक दोनों नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि प्रमोद टंडन ने 8 जून 2020 को कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। खबरें यहां तक आ रही कि दोनों नेता 23 सितंबर को कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। 23 सितंबर को इंदौर में कमलनाथ का प्रोग्राम है, जिसमें ये दोनों नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जानकारों की माने तो सिंधिया के कट्टर समर्थक होने के कारण ही उन्हें शहर अध्यक्ष बनाया गया था। वो लंबे समय तक लगभग 7 साल अध्यक्ष रहे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद टंडन बीजेपी के ग्रुप में भी रहे हैं, लेकिन पिछले 4 से 5 महीने से उपेक्षा के कारण नाराज थे। वहीं दिनेश मल्हार राव विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। इन दोनों नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में खासा जनाधार है, जिसका बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है। मध्य प्रदेश के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी ने कहा है कि ये सत्र संसद के ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। वो कहते हैं सो करते हैं। इससे पहले भी 2 बड़े ऐतिहासिक फैसले वो ले चुके हैं, एक नोटबंदी का, दूसरा लॉकडाउन का। इसलिए ये बेचारा आम आदमी तो डरा हुआ है कि कहीं फिर से कोई ऐतिहासिक फैसला तो नहीं आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी।
और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव आयुक्त बिल की। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले विधेयक को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इसे लेकर विपक्षी दलों से लेकर तमाम विशेषज्ञ तक सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार का बिल पास हुआ तो चुनाव आयोग सरकार के दबाव में आ जाएगा। और अब चारों ओर से पड़ रहे दबाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तो क्या है सरकार का फैसला, देखते हैं ये रिपोर्ट। आयुक्तों के दर्जे को घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने वाले बिल से सरकार ने जिन 8 बिलों को संसद के विशेष सत्र में पेश करने की जानकारी सर्वदलीय बैठक में दी, उसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव करने वाला बिल शामिल नहीं है। दरअसल पहले ये चर्चा थी कि सरकार इस बिल को इसी सेशन में पेश करेगी, लेकिन अब सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में संशोधन वाले बिल में कुछ बदलाव करने को तैयार हो गई है। बदलावों के बाद नया बिल पेश किया जाएगा। दरअसल सरकार ने जो बिल तैयार किया था उसमें आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के दर्जे की बजाय कैबिनेट सचिव वाली हैसियत दी जानी थी। सरकार की इस कोशिश का जमकर विरोध हो रहा था। विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा ही रहा था। इससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता को खत्म करने की भी बड़ी कोशिश बताई जा रही थी। वहीं 9 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को खत लिखा था और इस बिल को रोकने की मांग की थी। नए बिल को लेकर सबसे बड़ा विरोध आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से सीजेआई को हटाने को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो पैनल बना था उसमें पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई को शामिल किया गया था, लेकिन सरकार के बिल में सीजेआई की जगह पर केंद्रीय मंत्री को जगह दी गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखती रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।